हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रेलवे के प्रश्न पत्र मैथ्स के, जो पीछे के सालों में प्रश्न पत्र हुए हैं, जो प्रश्न हुए, जो एग्जाम हुए, उनके एग्जाम में आए हुए मैथ के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे इस सीरीज में। ये हमारी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की सीरीज है, जिसमें मैथ्स के प्रश्नों को सोल्व कराया जाता है। इसके साथ ही आप इस चैनल पर आप मैथ्स का पूरा कोर्स भी कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस है। और इसके साथ साथ आप जीएस भी पढ़ सकते हो। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज। जीके से मतलब नहीं है, जीके का मतलब होता है वन लाइनर जो याद करते हो, रट्टा लगाते हो। और जीएस का मतलब है सामान्य अध्ययन, जिसका अध्ययन किया जाता है, जिसको अच्छे से समझा जाता है। इस पे हमारे चैनल पे ये सुविधाएं और भी मिलती हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास में। आज का अपना प्रश्न है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 4√3 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर में है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? सबसे पहले तो जानना ये जरूरी होता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो, बराबर हो। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/4 और गुणा में भुजा स्क्वायर, या भुजा मतलब ए है तो ए स्क्वायर है। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसने बताया है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है कितना? 4√3। फॉर्मूला ये होता है और इसके बराबर है, ये इसने क्षेत्रफल दे दिया। तो इसने पूछा क्या है आगे कि प्रत्येक भुजा क्या होगी। फॉर्मूले का जो सूत्र का जो फॉर्मूला है उसके बराबर जो क्षेत्रफल है वो हमने वो रख दिया। तो यहां से आगे सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर क्या जाएगा? 4√3 गुणा में 4 और डिवाइड में √3। ठीक है ना। ये यहाँ से चेंज होके वहां पलट जाएंगे, वापिस हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर किसके बराबर है? 4 × 4 16 के बराबर है। ए किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। ठीक है ना। ए स्क्वायर 16 है तो ए किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। यहाँ पूछा प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर है, तो कितनी सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सरल सा है। ये आपको त्रिभुज और चतुर्भुज के जो फॉर्मूले हैं उनके परिमाप का या फिर आप क्षेत्रफल का, ये आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। रेलवे में यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न तो मिलते ही मिलते हैं। इससे आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न क्या कहता है कि अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब है श्रेणी यानी कि सीरीज। सीरीज 5, 15, 45, 135, 395। ठीक है। इसमें कोई संख्या एक गलत है तो इसमें गलत पद कौन सा है? यहां लिखा है 5, 15, 45, 135। ठीक है। और 395। और इससे आगे लिखा है इसने फिर 1215। ठीक है, 1215। और आगे कुछ और है, गलती यहीं तक देख लेते हैं क्या है। ठीक है। यहां आप देख रहे हैं 5 × 3 15 है, 15 × 3 45 है, गुणा में 3 है, यहाँ भी गुणा में 3 है, यहाँ भी गुणा में 3 है। ठीक है। और 135 × 3 कितने होते हैं भाई? गुणा में 3 करें तो क्या ये सही है? 5 × 15। ठीक है। और एक, सॉरी, 5 × 5 = 25, असल 2 जाएंगी। और यहाँ पे गलती मिलेगी शायद, 5 × 5 = 25, असल 2 और 3 3 9 और 2 11। यहाँ गलती है तो आपका आंसर गलत है, 395 वाला। ठीक है। कौन सा गलत है? 395 वाला। एक बार ड्रॉइड को देख भाई, लॉक है कि स्क्रीन डार्क हो गई थी बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्न बैंकों से 5,000 रुपए के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर ₹2.5 है, ₹2.50 है। एक कैंडिडेट ने अलग अलग बैंकों से पैसे लिए उधार। ठीक है ना, उधार पैसे लिए हैं। और यहाँ क्या होता है कि 500 रुपए के 2 वर्षों से जो ब्याज का अंतर है ना वो ₹2.5 है। 500 रुपए किसी से लिए, 500 किसी से लिए, 2 वर्ष का। और 2 वर्ष के बाद है ना, 2 वर्ष के बाद जो अंतर है वो ₹2.50 है। यानी कि 1 वर्ष का कितना है? ₹1.25 है। ठीक है, ₹1.25 का अंतर रहेगा। अब प्रश्न में क्या कहता है
कि उनके ब्याज की दरों के अंतर क्या है। एक साल में 1.25 है, 1.25 है, कितने एक साल में, कितने के ऊपर, 500 के ऊपर, कितना प्रतिशत है, गुणा में 100 करेंगे, ठीक है, गुणा में 100 कर देंगे, ये पॉइंट कैंसिल करेंगे हम तो नीचे भी आपके 100 आ जाएंगे, ठीक है, नीचे भी 100 आ जाएंगे। 0 से 2 0 से 2 0 काट दिए, 5 से काट दिए, कितने, 25 पंजे 125, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 0.25%, 0.25% आपका आंसर रहेगा, जो कि 2 का है। यहाँ पे ध्यान दें कि ट्रिक कोई भी नहीं लगेगी, वैसे ज़्यादा ट्रिक लगाते हैं क्या, PRT/100 करके जो भी ट्रिक होती है, आप ट्रिक पे ध्यान न दें, फॉर्मूले पे ध्यान न दें, आप कंसेप्ट समझे क्या है कि 2 साल में अगर 2 रुपये 50 पैसे का अंतर है ना, तो 1 साल में 1 रुपये 25 पैसे का अंतर होगा, और 1 रुपये 25 पैसे का अंतर है 500 के ऊपर, ये कितना प्रतिशत है, यही निकालना था, 0.25 है। इससे आगे का प्रश्न है आपका फिर, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने को कितना प्रतिशत शुद्ध माना जाएगा। अगर 24 कैरेट सोना है, अगर वो 100% शुद्ध है तो 22 कैरेट कितना होगा, ठीक है, तो 22 कितना होगा आप देखेंगे, 22 है कितने के ऊपर, 24 के ऊपर, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100, जो भी कटता है उसको काट देंगे, सबसे पहले 2 से काट देंगे 11, 2 से काट देंगे कितना, 12, अब 4 से कटता है, 4 तिये 12, 4 से कटता है 25, ठीक है, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं कटता होगा। अब मल्टीपल करेंगे, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, 26 27, 275/3 यानी कि 3 निम्मा 27, और 3 एक कम 3, 2/3, 91 सही, 2/3 है, 91 सही 2/3 रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा बी का सही, 91 सही 2/3 वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद किसी को। इसके आगे देखते हैं फिर, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्ष में 850 रुपये और 4 वर्ष में 925 रुपये हो जाता है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, एक तो 3 वर्ष का समय दिया है और एक दिया है 4 वर्ष का समय। अब 3 वर्ष में तो 800 कुछ हो जाता है और 4 वर्ष में कुछ, 3 वर्ष में तो 850, 4 वर्ष में 925 हो जाता है, ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है इसने। एक साल में कितना बढ़ जाता है, एक साल में बढ़ जाता है भाई 75 रुपये, कितना, 75 रुपये, एक साल में 75 बढ़ता है तो 2 साल में कितना बढ़ता होगा फिर, 150, 150, और 3 साल में कितना बढ़ता होगा फिर 225, यानी कि आज मान लेते हैं, आज 3 साल के बाद 825 हैं, और आज से 1 साल बाद यानी कि कुल मिला के बेसिक ईयर से 4 साल बाद 925 हो जाते हैं, 900, तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ईयर 75 रुपये बढ़ रहे हैं। आज से 3 साल पहले 225 रुपये कम थे, 850 में से अगर 225 हम घटा देंगे तो अपने पास जो बचेंगे वो अपना आंसर रहेगा, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2, और ये 625 मूल वैल्यू थी वो 625 की थी, कितनी थी, 625, ऑप्शन सी सही रहेगा फिर, ठीक है, कितनी थी, 625 की। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आगे का प्रश्न है जो कंफ्यूज करने वाला है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ऐसे प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि संख्याओं 0.9 का स्क्वायर और √0.9 और एक है 0.9 के आगे ऊपर मतलब बार लगा हुआ है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी। यहां दिया है एक तो 0.9 है, ठीक है, एक 0.9 का स्क्वायर है, ठीक है, एक रूट में 0.9 है, और एक है 0.9 के ऊपर बार है। ये संख्याएं दी हैं और इनमें से पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कुछ तो कैंडिडेट गलती ये कर सकते हैं कि 9 है और ये 9 का स्क्वायर है तो ये तो बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो 0.9 है, चलो इसका तो ऐसे लिख लिया, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 होता ना, और पॉइंट है एक छोड़ के, तो स्क्वायर में फिर कितने छोड़ के हो जाता है,
2 छोड़ के, तो 0.81 हो गए, 0.81 0.9, इससे तो यही बड़ी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका निकालेंगे, इसका कितना आएगा भाई, इसका बच्चे क्या कर देंगे कि 0.3 कर देंगे। ठीक है ना, जो कि गलत है, मैं बता देता हूँ, इसका 0.3 जिसके मन में भी आ रहा है वो गलत है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 9 का निकाल रहे हैं ना आप, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। अगर 0.9 का निकाल रहे हैं ना तो आपका 0.3 नहीं आएगा, फिर आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि 0.9 है ना, 9 के बाद आप पेयर में काम करोगे, क्योंकि इस साइड में भी पॉइंट से पहले जैसे कि 0.980 लिख दिए मैंने, तो पीछे से पेयर बना के चलते हैं ना, तो पॉइंट के बाद इधर से पेयर बना के उधर चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो यहाँ पे ना फिर आपका क्या आ जाएगा, 9 नहीं आए, 3 नहीं आएगा। इसका अगर हम सोल्व करेंगे तो 0.90 को ऐसे सोल्व करेंगे और इसका ऐसे सोल्व करते चलेंगे हम, तो कितने पे 9 में कैसे ज़्यादा होते हैं, 8 से 0.8 रखेंगे, 8 8 64, कितना बचेगा 6 2, फिर 2 0 फिर रखेंगे, फिर शायद 9 पे जाएगा। ठीक है, 16 गुणा 169 गुणा 9 जो भी आएगा इतना जाएगा, तो यहाँ भी आपका रहा ना वो कितना आएगा 0.89। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद आएगा आपका 0.89। ये बात सबसे महत्वपूर्ण थी, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आपके आगे भी काम आएगी। और ये जो 0.9 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 99999। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी यहाँ पे, ये तो 0.9 के बाद खत्म हो जाती है और ये 0.9 के आगे भी जारी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपकी ये। आया समझ में? देखने में तो आसान था। ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा कि हाँ ये आसान है, लेकिन कंफ्यूज हो सकता है और आपका 1 नंबर जा सकता है, 1 नंबर तो कटेगा ही, साथ में माइनस भी लेके जाएगा, तो ध्यान रखें ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं। इससे अगला प्रश्न रहेगा आपका कि किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपए में बेच दी, उस वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसे प्रश्न को ना ऑप्शन से सोल्व करोगे भाई। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसमें क्या कहता है कि वस्तु का जो प्राइस है ना उतना परसेंट ही उसको प्रॉफिट होता है। अगर वस्तु का प्राइस 100 रुपये है तो उसको 100% ही प्रॉफिट है, वस्तु का प्राइस 50 रुपये है तो उसको 50% ही प्रॉफिट है, वस्तु का प्राइस 60 रुपये है तो 60% ही प्रॉफिट है। यहाँ ऑप्शन है जैसे इसने दिए हैं इस प्रश्न में 45 50 54 60, ऑप्शन दिए इसने 45 50 54 और 60, और लास्ट में ना 75 रुपये में बेचता है। जो वस्तु जितने की उतना ही परसेंट का प्रॉफिट। अगर वस्तु 50 रुपए की है तो 50% का प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, अगर वस्तु 45 है तो 45% का प्रॉफिट कमाएगा, अगर वस्तु 54 है तो 54% का प्रॉफिट कमाएगा, अगर वस्तु 60 है तो 60% का प्रॉफिट कमाएगा, और उसके बाद 75 रुपये आने चाहिए। उसके बाद कितने आने चाहिए? 75। तो यहाँ आप देखते ही पता लगा सकते हो, अगर 50 के ऊपर 50% होते हैं ना, वो 25 होते हैं, 50 और 25 75 होते, तो आपका आंसर कौन सा सही रहेगा? ये वाला सही रहेगा। ठीक है, इसकी प्रश्न की भाषा कुछ ऐसे थी, ये लैंग्वेज थी, हम समझ गए कि जितना जो उसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट उसका प्रॉफिट है, और इसने बताया कि वो बेचने के बाद 75 रुपये है, तो ये 75 रुपये भी है। इससे अगला प्रश्न रहेगा आपका कि कोई नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब जिस दिशा में धारा चल रही, जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में ये कश्ती है, उसी दिशा में जा रही है ये नाव भी। ठीक है ना, अनुदिश का मतलब तो होता है ये। प्रश्न क्या था? कोई धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता, शांत जल में नाविक की चाल क्या है? एक बात ध्यान से देखें, किलोमीटर है ना, वो मान लेते हैं यहां से यहां तक जाता है, वो 12 किलोमीटर का सफर तय करता है। कितना? 12 किलोमीटर। इस 12 किलोमीटर में क्या है भाई? इस 12 किलोमीटर में है 48 मिनट में जाता है वो। अगर वो जाता है 48 मिनट में 12 किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा? बटे में 48, घंटे में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर्स में, तो 60 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना,
12 चौके 48, 4 से कितना 15। तो जब ये जाता है तो 15 किलोमीटर पर आवर्स किसकी स्पीड होती है, ठीक है। और जब ये वापस आता है 12 किलोमीटर तो ये समय लगाता है 1 घंटा 20 मिनट। 12 किलोमीटर अगर 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट को आप लिखेंगे 1 सही 20/60, ठीक है। घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20 30 60, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये होते हैं 4/3 घंटे, ठीक है। और ये 3 यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर्स। अब क्या है प्रश्न में, अगर ये है ना जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में जाता है तो इसकी स्पीड होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये वापिस आता है तो इसकी स्पीड होती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से प्रश्न इसने एक पूछा है, बाकी प्रश्न बनते हैं यहां से 2। अगर नाविक की चाल पूछेंगे ना तो दोनों की जोड़ देंगे, जाने की और आने की, और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 + 9 और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 15 और 9 34, ठीक है। 15 9 सॉरी 24, तो कितने आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर्स। ये तो आ जाएगी नाविक की चाल। अगर धारा के चाहिए ना तो 15 - 9 डिवाइड 2 से कर देंगे। 15 में से 9 गए कितने 6, और 6/2 कितने हो जाते हैं 3 किलोमीटर पर आवर्स। ये किसकी हो जाएगी, धारा की चाल, ठीक है। नाविक की आ जाएगी यहाँ पे 12 और धारा की आ जाएगी यहाँ पे कितनी 3। सिर्फ नाविक की पूछी थी, अगर धारा की पूछे तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो आराम से, बड़े आराम से इसको सोल्व कर पाओगे। इससे आगे का प्रश्न है 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। 7 धन पूर्णांक यानी कि 7 संख्याएं हैं, कोई भी 7 संख्याएं हैं, हमें नहीं पता है वो कोई भी है। आप x x+1 x+2 भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे कि ना 7 संख्या उनमें से औसत 26 है, एक संख्या 26 है कोई भी, ठीक है। 3 इधर है और 3 ही इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं होगी। और औसत का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में बीच की कोई भी संख्या है, ये 3 इधर छोड़ दिए 3 उधर, तो बीच में कोई संख्या है, और बीच की संख्या इसने पहले ही बता दिया कि 26 है। कितनी है 26 है। तो फिर ये पूछता है इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अगर ये 26 है तो ये 25 होगी, ये 25, ये 24 होगी, और ये 23 होगी। कितनी होगी 23। तो आपका आंसर रहेगा क्या 23। सबसे छोटी संख्या 23 रहेगी। सबसे बड़ी पूछे तो ये 26 है, ये 27 होगी, 28 होगी, ये 29 हो जाएगी, ठीक है, ये 29 हो जाएगी। ज़्यादा ट्रिक की सॉल्यूशन के चक्कर में न पड़े, क्योंकि ट्रिक ज़्यादा याद रहते नहीं है, हम सीखेंगे यहाँ पे कंसेप्ट। और प्रश्न इससे आगे का रहेगा आपका, किसी होज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष होज को पाइप बी कितने समय में भर देगा। 2 पाइप लगे हैं एक टंकी में या एक होज में, जो कि 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। पहला भर सकता है 6 घंटे में, दूसरा भर सकता है भाई 8 घंटे में, ठीक है, दूसरा 8 घंटे में। एलसीएम ले लेंगे, यानी कि टोटल यूनिट आ जाएगा 24 आ जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों कितना डालते हैं पानी, 7 डालते हैं। अगर 2 घंटे तक चलेंगे तो पानी कितना डाल देंगे 14 यूनिट, ठीक है। कितना डाल देंगे 14, 24 यूनिट उसकी इफिशियंसी है, 14 डाल देंगे। कितना और बच गया 10 यूनिट और डालना है, कितना और 10। इस 10 यूनिट को कौन डालेगा, अब ए नल तो है वो बंद कर दिया, अब काम कौन करेगा बी नल। और ये 10 है, 10 को 3 के हिसाब से कितने टाइम में कर देगा, 3 तिया 9 और 1/3 आवर, 3 से ही 1/3 घंटे में। ऑप्शन आपका 2। चलो ऑप्शन इसमें है, शायद मिस प्रिंट हुए होंगे, 2 से 1/3 दे रखा है, यहाँ 3 से 1/3 होना चाहिए था, तो आपका आंसर करेक्ट यही रहेगा, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इससे आगे का प्रश्न है आपका फिर कि किसी 22 मीटर
गुणा 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा का पानी एक व्यास 2 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन पूरी तरह से भर जाता है तो वर्षा कितनी वर्षा, यानी कि वर्षा मापते हैं सेंटीमीटर में, और उसने सेंटीमीटर में पूछा है लेकिन साइज दिए हैं वो मीटर में दिए हैं। अब एक बात समझें आप, ये कोई भी छत है भाई, छत के ऊपर है पानी, ठीक है, इस छत के ऊपर पानी है और यहाँ पानी से नीचे एक बेलनाकार ड्रम है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है भाई। इसका जो व्यास है ना पूरा वो 2 मीटर है और इसकी ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है। अगर व्यास 2 मीटर है यानी कि 2 मीटर क्या है व्यास, तो आर निकालेंगे, आर कितनी हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है, आर हो जाएगी 1 मीटर। यहाँ इसका आयतन चाहिए हमें, ये कंप्लीट भर जाता है तो इसका आयतन कितना है, यहाँ आयतन से मतलब ये इसमें जितना पानी आया है वो यहाँ से तो आया है, तो इसका अंदर का हमें आयतन भी निकालना पड़ेगा बाद में। सबसे पहले यहाँ का निकाल लेते हैं हम, यहाँ का निकालेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका। पाई का मतलब है 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर, आर का मतलब 1 मीटर है, 1 गुणा 1 तो 1 गुणा 1 कितना भी 1 से कर कोई मतलब नहीं है। एच का मतलब है 3.5, ठीक है, 3.5, 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा। 22 गुणा 0.5 का मतलब है 11 मीटर, कितना आ जाएगा भाई 11। इसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा भाई 11 मीटर, कितना आ जाएगा, इसका आयतन 11 मीटर है। और यही पानी इसके अंदर जो वो पानी पहले यहाँ था, कहाँ था यहाँ पे, इसका आयतन क्या होता है LBH, ठीक है, LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ कितनी दी थी इसने, लेंथ और ब्रेथ 22 गुणा 20 दी है, ठीक है ना, 22 गुणा में 20 गुणा में हाइट चाहिए हमें नहीं पता, जो कि बराबर है किसके 11 मीटर के है। तो हाइट अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो अपने पास हो जाएंगे 11 गुणा में, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, ये गुणा में है तो नीचे आ जाएंगे 22 और 20। अब ये मीटर में है, आंसर पूछा है सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। जो भी कटता उसको काट दें, कितने 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 20 पंजे 100, कितना आ गया 5/2, ठीक है, 5/2 आंसर है, या फिर आपका 2.5 सेंटीमीटर हो, कोई भी हो, दोनों बात बराबर ही है। 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा, कितना रहेगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर है बी का, तो आपका बी सही आंसर रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन रहेंगे सारे मिक्स रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में मिक्स प्रश्न ही आते हैं, कोई किसी टॉपिक से कोई किसी टॉपिक से। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी श्रेणी रहेगी, यानी कि छूट दी जाती हैं, अलग अलग डिस्काउंट दिए जाते हैं, कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए अच्छा रहेगा। इसमें जो ग्राहक के लिए अच्छा रहता है वो दुकानदार के लिए अच्छा नहीं रहता, और जो दुकानदार के लिए अच्छा रहता है वो ग्राहक के लिए नहीं रहता। पहला डिस्काउंट इसने दिया है 30, 20, 10, ठीक है, तो आप मान के चलें, पहले से मान लेते हैं 100 की वस्तु है, 30% का डिस्काउंट दे दिया, 30% का मतलब है 30, 100 के ऊपर 30%, 30 हो जाएंगे, 70 हो जाएगा। इसके बाद कहता है किसके ऊपर डिस्काउंट है 20%, तो 70 का 20% निकालेंगे, 70 का 10% कितना होता है 7, 20% कितना 14, 14 निकाल देंगे, यहाँ से 10 निकालेंगे 60, कितना हो जाएगा 54, सॉरी 56, 54 नहीं 56, कितना हो जाएगा 56, ठीक है। इसके ऊपर फिर इसने डिस्काउंट दिया है 10% -10%, 10% का मतलब है 5.6, ठीक है, तो ये आपका 5.6, तो यहाँ पे आपका लास्ट में बचेगा 50.4, ठीक है, 50.4 बचता है।
इसी प्रकार से दूसरा डिस्काउंट और है 25, 20 और 10 का, 25, 20 और 15 का है। ठीक है, अगर कोई वस्तु 100 की है, इसको ऊपर डिस्काउंट दे दिया कितना, 25। ठीक है, 25% का डिस्काउंट अगर देते हैं तो इस 100 का 25 तो 25 ही होता है, यानी वो वस्तु 75 की हो गई। और इसके ऊपर फिर से डिस्काउंट दे दिया कितना, 20% का, 20%। ठीक है, माइनस 20%, 10%, 7.5, 20% कितने, 15, 15 और घटा दिए इसमें से कितने बचेंगे, 60। और इसके ऊपर कितना, 60 के ऊपर फिर कितना घटाना है, लास्ट में 60 के ऊपर फिर से 15%। ठीक है, 15% फिर लेस कर देंगे तो इसका 15% कितना होता है, 9। ठीक है, कितना होता है, 9। 60 में से 9 गए तो कितने की होगी वस्तु, 51 की। अब ये बताओ, ग्राहक के लिए 50 वाली फायदेमंद है, 50 रुपये 40 पैसे फायदेमंद है या 51? ग्राहक को तो 50 रुपये 40 पैसे वाला ही फायदा होगा। ठीक है, यहां से तो ये आ गया। इससे आगे का प्रश्न देखते हैं जो 30, 10 और 15 है। आप ऐसे सारे करके देख सकते हो। ठीक है, और इसमें से आपका सही आंसर यही रहेगा, क्योंकि आगे सारे जो वैल्यू इससे बड़ी है, इससे बड़ी नहीं है, यानी कि जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसका आंसर आपका छोटा ही रहेगा, यानी कि डिस्काउंट कम ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये रहेगा। इस प्रकार आप करके देख सकते हो। दूसरा अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, a+b+ab/100। ठीक है, यहाँ तक का था भाई, यहाँ तक ए बी के भाग में 100। अब ये करेंगे ना, 2 टर्म पे ही काम करता है, फिर 2 के बाद तीसरा, फिर सभी में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आप ऐसे करके देख लेना, ये जल्दी हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न देखते हैं फिर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ना बिल्कुल कंसेप्ट, और ट्रिक वगैरह इसकी ज़्यादा है, फॉर्मूले भी बहुत हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं, एक बेसिक सी बात समझेंगे। ये रेलगाड़ी है, ये इसकी चाल एक समान है, 300 मीटर को भी पार करती है और 240 को भी पार करती है, ऐसा इसने बताया है। इसको पार करती है तो 21 सेकंड का समय लगता है, इसको पार करती है तो 18 सेकंड का समय लगता है, ये इसने बता दिया, 2 कंडीशन इसने बता दी हैं। अब एक बात समझो, अगर दूरी घट गई 60 मीटर, कितनी घट गई, 60 मीटर, तो समय कितना घट गया भाई, 3 सेकंड। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि 60 मीटर है ना, वो 3 सेकंड में जाती है। इसका मतलब यह 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर पूछे तो आप पूछे बताएंगे 20 मीटर पर सेकंड, अगर पर सेकंड में पूछे तो। किलोमीटर में पूछे तो कितना होता है, इसको निकाल के देखेंगे तो 72 किलोमीटर पर हावर्स में आ जाएगी। ठीक है, सेकंड में पूछे तो 20 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर हावर्स में पूछे तो 72 किलोमीटर पर हावर्स में आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे का प्रश्न है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी? बताएं भाई कितनी थी? बड़ा आसान सा प्रश्न है। चलो हम करते हैं सोल्व। प्रश्न क्या है कि वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, तो पहले कितनी थी? 67,000 कितने बताई है, 67,600। 67,600 बढ़ रही है 4% से, तो वापिस कैसे, 100/104 गुणा में 100/104 से काट देंगे। ठीक है, अब और तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा पता नहीं, इतना तो पता है, 25 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 26 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 26 आ जाएगा। ठीक है, और तो यही होता होगा, और यहाँ से काटेंगे सॉरी, यहाँ से 26 आएगा। ठीक है, 26 से काटेंगे तो ये कटेगा कितना, 26×52, यहाँ बचेंगे 5, 1।
ठीक है, 26 दूनी 52 के बाद 5 और 1 56, 6 6 36, 36 दूनी 6 दूनी 12 3, ठीक है ना। ये फिर 3 से 6 से कट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे 2600, फिर 26 से काट देंगे, फिर आ जाएगा 100, ठीक है, ये आ जाएगा 100 काटने के बाद, ठीक है। इससे काटेंगे 26 से तो 2600 आ जाएगा, फिर 26 से काटे 100 आ जाएगा। अब कितना बचेगा ऊपर, 25 गुना 25 गुना 100, 25 25 का कितना होता है 625 गुना में 100 का मतलब 20, 62,500 थी 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कितनी थी 62,500, ठीक है, 62,500 है वो आपका सही आंसर रहेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न देखते हैं इससे आगे का। इससे आगे का प्रश्न क्या कहता है अपना, -1/2 है, फिर इसकी पावर में कितना है 2 है, 1 मिनट 2 है या -2 है, 2 है भाई, ठीक है। प्रश्न आपका ये है -1/2 पावर 2 है, फिर से इसकी पावर कितनी है -2 है, ठीक है, फिर से इसकी पावर है भाई -1 है। बड़ा आसान प्रश्न है, देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या है कितना बड़ा है, पर बिल्कुल आसान है भाई। कैसे करेंगे, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे ना, -1/2 का स्क्वायर करेंगे, -1/2 गुणा में -1/2 तो माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां से आपका सोल्व करेंगे ना आप इतना इतना, तो आपका हो जाएगा 1/4, ऊपर कितना बचता है -2। जब ऊपर माइनस लगी हुई है किसी भी पावर की, तो आप नीचे वाले को हर को क्या अंश में, अंश को हर में चेंज कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 4, 4 की पावर 2 लिख सकते हो, 4 की पावर 2 का मतलब है 16, और ऊपर एक और भी है माइनस का 1, और जब माइनस का 1 लगा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा 1/16, ठीक है ना, 1/16 ये आपका आंसर रहेगा। जब किसी की पावर माइनस में है, यानी कि a/b और इसकी पावर -1 है ना, अगर ये पावर माइनस से प्लस में चेंज करनी है तो आप इसको b/a लिखेंगे फिर, ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं। ये बात घातांकरणी की है, वहाँ हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में जब पहुंचेंगे। और इससे आगे का प्रश्न है आपके पास, 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या एक अनुपात में हो जाए। 6, 14, 18, 38 ऑप्शन दिए हैं आपके पास कुछ भी, 6, 14, 6, 14, 18, 38 ऐसे ऑप्शन हैं। इनमें से क्या जोड़ें कि यानी कि एक समानुपात में हो जाए। अगर इसमें एक जोड़ें तो ये 7 है, ये 15, 7 दूनी 14 भी नहीं होते, 15 भी नहीं होते, ये भी ऐसे कुछ नहीं जाते। 2 जोड़ें तो ये 8 हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 होते हैं। इधर भी 2 जोड़े तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, इधर 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे, इधर 2 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे, तो 20 दूनी 40। तो यानी कि इनमें इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2, यानी कि ऑप्शन 2 ऐसा रहेगा फिर कि दोनों में जोड़ने पर समानुपात में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ऑप्शन 2 है, कहीं पे ऑप्शन 2 है बी का, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। इससे अगला प्रश्न रहेगा फिर, जिसमें दिया है 0.08, 0.08 और फिर गुणा में यानी कि ये फॉर्मूला है कि कौन सा, a³ प्लस में है ना और प्लस b³ का, यानी कि 0.08 को तो हम ले लेंगे a, 0.02 को हम ले लेंगे b, ऊपर तो हो गया a³ प्लस b³, नीचे क्या है 0.8 गुणा 0.08, यानी कि जो भी है ये हो जाएगा a², फिर माइनस का निशान है, फिर ab है और फिर b² है। ये किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला पूरा, ये फॉर्मूला होता है किसके बराबर, होता है a प्लस बी के बराबर, ठीक है ना, a प्लस बी के बराबर। a कितना है 0.08, a कितना है 0.08, b कितना है
0.02 जोड़ेंगे 8 2 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1, 0.1, इसका कोई महत्व नहीं बचता है, तो 0.1 आपका आंसर रहेगा, ठीक है, 0.1 आंसर है। यहां तक कोई समस्या नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, तो देखते हैं आगे के प्रश्न। और आगे का प्रश्न क्या कहता है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है वो 3:2 है। यदि लड़कों में 20% और लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? प्रश्न है आपका कि जो विद्यार्थी ना बॉयज एंड गर्ल्स का वो 3:2 है। आप इसको 300-200 लिख सकते हो आसानी के लिए। कुल मिला के आपके पास बच्चे हैं, वो स्टूडेंट है, वो 500 है। अब कितने विद्यार्थियों में से यदि लड़कों में 20% को मिलती है, 20% को मिलती है तो नहीं मिलती उनको, ठीक है। जिनको नहीं मिलती, नोट वाले कितने बचते हैं भाई, जिनको नहीं मिलती 80%, इसका 80% कितना होता है 240 लड़कों को नहीं मिलती। लड़कियों में से कितने को मिलती है 75% को नहीं मिलेगी, 25 को मिलती है तो 75% को नहीं मिलेगी, यानी कि 150 को नहीं मिलेगी, ठीक है। कुल मिला के कितनों को नहीं मिलेगी, ये हो जाएंगे आपके 0.549 390 को नहीं मिलती। 500 में से 390 को नहीं मिलती। 500 में से कितने प्रतिशत को नहीं मिलती, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 8 40, 78% आपका आंसर है, ठीक है। 78% रहेगा आपका आंसर। चलो भाई यहां तक तो सब ठीक है। इससे आगे और देखते हैं। ठीक है, इससे आगे का प्रश्न देखें भाई। प्रश्न है इससे आगे का कि एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। शेष काम को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया। अगर दोनों एक्स और वाई मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो सकता था? बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, कैसे सोल्व करेंगे इसको? प्रश्न क्या रहेगा, अक्स अकेला किसी काम को 40 में, अक्स अकेला है ना किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ऐसा बताया है, ठीक है ना। 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया। यहां माने एक्स है ना एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, 1 डे 1 यूनिट, ठीक है, एक दिन का 1 यूनिट। अक्स ने 8 दिन काम किया। 8 दिन में, इसका मतलब एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 40 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 40 यूनिट काम हो जाएगा। एक बार समझे आप, 40 यूनिट काम। 40 में से इसने 8 दिन किया, 8 दिन में इसने 8 यूनिट काम कर दिया, तो अब बच गए 32 यूनिट। कितने काम बच गए? 32 यूनिट। इस 32 यूनिट को बी ने किया कितने दिन में? 16 दिन में। तो 16 दिन में अगर 32 यूनिट है तो जो वाई है, वाई की इफिशियंसी है 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट पर डे की है, ठीक है, 2 यूनिट पर डे है। एक्स की कितनी है? 1 यूनिट पर डे है। अब दोनों मिलके काम करें। काम कितना लिया था हमने? 40। 40 को दोनों मिलके करें, एक ये करेगा 2 वो करेगा, तो 3। 40/3 कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके 13 सही 1/3 दिन में काम को पूरा कर देंगे। कितना कर देंगे? 13 सही 1/3 दिन में इस काम को ये कंप्लीट कर देंगे। आपका ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 13 सही 1/3, पहला ही ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इफिशियंसी नहीं दी थी, या सिर्फ एक्स के 40 दिन दिए थे। हमने मान लिया कि ये एक दिन में 1 यूनिट करता है और 40 दिन में काम करता है, इसका मतलब 40 यूनिट काम था। 40 दिन का 40 यूनिट काम था, तो एक दिन का 1 यूनिट है। और 8 दिन काम करता तो 8 यूनिट काम कर दिया। 40 दिन में 40 यूनिट में से 8 कर दिया, बच गए कितने? 32।
32 जो बचे हैं उसको कौन करेगा, उसको करेगा कौन, बी। और कितने दिन में, 16 दिन में। अगर 32 को 16 दिन में करता है इसका मतलब होता है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। और इस 40 को अगर दोनों मिलके काम करें, 2 ये करे 1 वो करे, यानी 3 यूनिट दिन का काम हो तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन में। ये था आपका आंसर। इससे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ठीक है, और लेस देन क्या है, रूट में 2x-3, और ये लेस देन किससे है, 17 से। ऐसा दिया है, एक ऐसी इक्वेशन दी है, यदि x एक ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है, x कोई भी संख्या होगी यहाँ पे x जो कि क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, और कितनी होती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है, 36 हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है पूर्ण वर्ग। तो x का मान चाहिए हमें, यहाँ 25, 16, 9, 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन x की जो वैल्यू रखेंगे ना 16, 25, 9 और 4 में से, तो वो 7 से तो बड़ी होनी चाहिए और 17 से छोटी होनी चाहिए ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद। ऑप्शन आपके कौन से, 25। अगर 25 यहाँ रखे तो 25 दूनी 50, 50 में से 3 घटाते हम 47 होते हैं, जो 17 से बड़े हैं, पहला ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर ट्राई करते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो कि 16 है, 16 दूनी 32 में से 29, ये भी नहीं रहेगा। फिर है अपना 9, 9 क्या रहेगा, 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे 18, 18 में से 3 घटा देंगे, आपका 15 आ जाएगा। तो 15 17 से तो छोटा और 7 से बड़ा है, तो आपका आंसर सी वाला सही रहेगा, जिसका आंसर 9 है, ठीक है ना। 9 से, और 3 का ये स्क्वायर भी है, ठीक है, 3 का स्क्वायर भी है, और एक्स की वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई भी होती है, तो ये आपका आंसर रहेगा 9। 9 मतलब ऑप्शन है आपका सी का, सी आपका ऑप्शन है सही। इससे आगे प्रश्न है x+1/x, x+1/x बराबर है 3, और आपको चाहिए x³ +1/x, ठीक है, और नीचे दिया है x² प्लस x प्लस माइनस है भाई, -x और फिर प्लस में है क्या, 1 है, ठीक है, प्लस में क्या है, 1 है, ये आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू चाहिए। कर पाओगे, अलजेब्रा है, मुश्किल है, ऐसा सोचते हैं पर सोचना नहीं है, आसान है। क्या करेंगे हम, ऊपर और नीचे 1/x से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, 1/x ऊपर और नीचे 1/x से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं आप x से भाग कर देंगे। ऊपर वाली कंडीशन में अगर यहाँ x से भाग करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये x³ है तो एक x कट जाएगा, x², ठीक है ना, प्लस यहाँ 1/x नीचे गुना होगा तो 1/x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो हमें ये मिल गया, यहाँ x से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ x से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ x से डिवाइड होगा तो प्लस का, ठीक है, ये हो जाएगा, और -1 ये आगे पीछे रख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है पहले से ही, x+1/x की 3 है, 3 - 1 नीचे तो 2 आएंगे। ऊपर वाला और देख लेते हैं, जब भी हमने अलजेब्रा में ये पढ़ा था, ये ऐसा हो और x² +1/x² निकालना हो तो क्या करते थे, k² -2, ठीक है, k² क्या, k की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 × 3 9 - 2, ठीक है, ऊपर से तो आ जाएगा 7, नीचे यहाँ इसकी वैल्यू 3 है, 3 में से गए 2, 7/2 आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 7/2 है वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है भाई, 7/2 आपका 7/2 है, सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन रहेगा। आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, आगे और भी क्लासेस आती रहेंगी, अपने क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। रेलवे का एग्जाम तब तक नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, हर रोज एक हर रोज एक सेट लगाते रहेंगे। जैसे ही फिर से एग्जाम डेट अनाउंस होती है तो हो सकता है उस दौरान हम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट भी आपको सोल्व करा दें, लेकिन तब तक हम एक प्रश्न पत्र ही सोल्व करेंगे।
तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।